आज की इस वीडियो में अपन चौहानों के जो इतिहास है उसके बारे में आज अपन जानने वाले हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे होती है, चौहानों के जो मुख्य राजा है उसके बारे में आज अपन जानने वाले हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए चौहानों पर अपनी रामायण को शुरू करता हूँ। देखो, कुछ दो चार चीजें जो आपको ध्यान रखनी होंगी पढ़ाई करने से पहले। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतने परफेक्ट होंगे। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, चीजों को बार बार देखिए। आप शॉर्ट कंटेंट को पकड़िए और उसको बार बार R&D कीजिए उस शॉर्ट कंटेंट पर। कहानियां सुनने से खाली मन तो खुश हो जाता है पर याद बिल्कुल नहीं होता। कहानियों का सीधा सीधा मतलब है, कहानियों से याद तो हो जाता है पर कुछ वैल्यू ऐड कहानियों से बिल्कुल ही नहीं होती। ठीक है, तो अपना सीधा का सीधा देखो, बच्चों के लिए तो जो 12th तक पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कहानियां एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकती है। पर जब अपन 11th पास करते हैं, 10th पास करते हैं, तो कहानियों का सोर्स बिल्कुल कम कर देना चाहिए। जितना हो सके उतना याद करने की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। जितना आप ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। मेरा कहना इतना ही है कि जितना फास्ट हो सके उतना रिवीजन कीजिए। अपने नोट्स या अपने जो कंटेंट है उसको बार बार पढ़िए, एक बार थ्योरी को समझिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। मैनी टाइम्स ऑफ रिवाइज यू कैन परफेक्ट। बार बार आप रिवाइज करोगे तो आप परफेक्ट होते जाओगे। अपन बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते चौहानों का इतिहास। सबसे पहले देखो, 7वीं से 12वीं शताब्दी ऐसी होती है जो राजपूत युग का स्वर्ण काल था। अब स्वर्ण काल क्यों माना जाता है? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किसी का कब्जा था तो वो चौहानों का था। अब बाहर भी देखोगे तो चौहानों पर मूवीज बन रही है, पृथ्वीराज चौहान पर। पृथ्वीराज चौहान को आप कहीं दूसरी जगह भी बताओगे तो एक प्राउडफुली इतिहास उसका बताया जाता है। पर पृथ्वीराज चौहान के अलावा भी बहुत से राजाएं थे जिसके बारे में आज अपन जानने वाले हैं। तो मैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में सीधा अपन उत्पत्ति पर आते हैं। तो एक अग्निकोण सिद्धांत है। चंद्रवर्धई कहता है कि भाई दुनिया पे पाप बहुत बढ़ गया था, सारों ने हथियार त्याग दिए थे। बाहर से जो मलेच्छ थे, मलेच्छ कहते थे जो मुस्लिम आक्रांताएं थी, जो मुस्लिम आक्रांताएं भारत पर आक्रमण कर रही थी, उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला गया। और उस मोर्चे को चंद्रवर्धई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ थे और ऋषि वशिष्ठ ने हवन जलाया और हवन में 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया। वो 4 योद्धा थे चौहान, चालुक्य जिन्हें अपन सोलंकी भी कहते हैं, प्रमार, प्रतिहार। ये 4 योद्धाओं को उन्होंने उत्पन्न किया था। मोहनोत नेरची और सूर्यमल मिश्र ने इसका समर्थन किया था। मोहनोत नेरची है और सूर्यमल मिश्र है, इन्होंने इसका समर्थन किया था कि भाई जो आप बात बता रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा ही कुछ सीन हुआ होगा पुराने जमाने में, ऋषि वशिष्ठ हुए होंगे और ऋषि वशिष्ठ ने इन 4 योद्धाओं प्रमार, चालुक्य, चौहान और प्रतिहार इनको उत्पन्न किया था। वर्तमान में वैज्ञानिक दौर है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो, क्षत्रिय ने हथियार त्याग दिए होंगे, ये कहने का मतलब इतना ही है कि क्षत्रियों ने हथियार त्याग दिए होंगे। महात्मा बुद्ध के कहने पर सारे क्षत्रिय उनके साथ हो गए होंगे और साथ होने के बाद ये बात कहीं ना कहीं सही होगी। इसमें ऐसा हो सकता है कि सारों ने हथियार त्याग दिए होंगे, फिर कोई कवियों के माध्यम से, चारणों के माध्यम से उन्हें वापस जगाया गया होगा। ये हवन वाली बात तो देखो आज के मॉडर्न जमाने में है कि ऐसे हवन करोगे तो उत्पन्न हो जाएगी, वो बात तो अपन यकीन करते नहीं है। पर इस बात को अपन जरूर मान सकते हैं कि सारों ने हथियार त्याग दिए होंगे और फिर ऋषि वशिष्ठ ने कहते हैं कि आप हथियार उठाइए, मल्लेच्छों पर आक्रमण हो रहा है, उस मल्लेच्छों के आक्रमण से हमें बचिए। सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय जो जैनैक द्वारा लिखी गई है, हमीर महाकाव्य, हमीर रसो आदि ग्रंथ और इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये सूर्यवंशी थे। तो भाई साहब ये सूर्यवंशी इनको बताया गया। वृकराज चतुर का जो अभिलेख है उसमें भी ये वृकराज चतुर अपने आप को सूर्यवंशी बताता है। वृकराज चतुर जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो ताऊ जी थे पृथ्वीराज चौहान के। वृकराज चतुर बहुत महान राजा थे, पृथ्वीराज से भी महान राजा थे वृकराज चतुर। वो तो क्या ऐसा सिनेमैटिक लुक नहीं हुआ था, बात इतनी सी है जिसकी जिस राजा की ऐसे सिनेमैटिक हो जाती है, कुछ कहानियां हो जाती है और उस कहानी को बार बार सुनाया जाता है तो वो राजा तो हो जाता है फेमस। कुछ कुछ राजा होता है जिनका सिनेमैटिक लुक नहीं होता, जब उनका सिनेमैटिक लुक नहीं होता तो उन कहानियों को फिर बताया नहीं जाता। ऐसे ही वृकराज चतुर से हुआ था, वरना वृकराज चतुर बहुत महान था भाई। चंद्रवर्ती, चंद्रवंशी। चलो, पृथ्वीराज द्वितीय हुआ था एक। पृथ्वीराज द्वितीय का हासी अभिलेख मिलता है, आबू के पास हासी शिलालेख मिलता है।
उसमें ये चंद्रवंशी बताते हैं। असलेश्वर महादेव मंदिर में ये अभिलेख मिलता है और उसमें इनको बताया जाता है कि ये भाई जो चौहान है वो चंद्रवंशी है। ठीक है, ब्राह्मण मत। बिजोलिया में, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इन्हें वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया गया था कि भाई ये वत्स्य गोत्र ब्राह्मण है। दशरथ शर्मा इनका समर्थन करते हैं। और जो कायम खां रासो है, कायम खां रासो कवि जान जो फेमस अपने इतिहासकार है, ये पुस्तक भी पूछी जाती है बहुत बार। कायम खां रासो का रचयिता कौन है? कवि जान। कवि तो ये भी चीज आपको रट ही लेनी है। देखो, रटना बहुत जरूरी है इस एजुकेशन सिस्टम में। विदाउट रटे आप कुछ ही नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक ही बताऊं तो आपको रटना। जितनी बार चीजों को रटोगे उतना ज्यादा चीजें याद होगी। जितना कोशिश हो सके उतना चीजों को रटा करें। ठीक, अब मैं एक सीधा सीधा सिंपल उदाहरण रहता हूं। मैं कहता हूं 1576 में युद्ध हुआ था, ठीक है, हल्दी घाटी का। अब आप 1576 को समझ के बता दो, आपको रटना ही पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, ये युद्ध हुआ था बस। ठीक है, आपको यहाँ पर रटना ही पड़ेगा कि बिजोली अभिलेख कहता है कि ये वत्स्य गोत्र ब्राह्मण थे। कायम खां रासो किसके द्वारा रचित है? कवि जान के द्वारा रचित है। बार बार इसको देखोगे, वीडियो को बार बार चीजों को समझोगे तो अपना आप रटता जाएगा यार। लिख लिख के याद कर लो, याद ही करना है उसको, बार बार रिवीजन कर लो। इसलिए तो कहा जाता है चीजों को बार बार रिवीजन करना है। यदि समझी हुई चीज हो तो मान लो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब बाद में 3-4 महीने छेड़ने की जरूरत नहीं। 3-4 महीने बाद कॉन्सेप्ट उठाओ वापिस समझ लो। फिर ये रटने का गेम है। जो जितना ज्यादा रट सकता है, मैं तो कहता हूँ अकॉर्डिंग टू RS, उसमें रिटन एग्जाम होता है, उसमें भी रटा हुआ आजकल आ गया। तो खुद को ऐसा तसल्ली देना बंद करो, ठीक है, कि रटे बिना कुछ हो सकता है। कुछ ही नहीं हो सकता रटे। रटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज पेन और कॉपी लेनी है और जितना हो सके उतना रटना चालू करना है बस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विदेशी मत। जेम्स टोड है, चौहानों को विदेशी बताते हैं। अरे यार, जेम्स टोड अपने इतिहासकार हैं, उन्होंने राजस्थान के इतिहास पे बहुत ज्यादा रिसर्च किए। उसने कहा कि भाई अपना मत तो कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो जेम्स टोड ने अपना मत ऐड किया, और अपना मत ऐसा ऐड किया कि वैसा भी ये तो विदेशी थे। ठीक है, मध्य एशिया की एक जाति थी और विलियम क्रुक और डॉक्टर स्मिथ ने इस मत को स्वीकार किया था। ये सीथियन थे, ये कहता है ये सीथियन थे। ठीक है, देखो क्या होता है, बाहर के जो आर्य थे ना वो सूर्य पूजा करते थे, वेशभूषा थी उनकी, यज्ञ करते थे, ये सारे आर्यों के थे। अब एक छठवा और इंपॉर्टेंट, अपने को इतना कुछ ही रामायण याद नहीं रखनी, अपने को बस इतना से याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड इतनी बात बताता है कि ये सीथियन थी। यानी विदेशी मत कौन देता है? तो कर्नल जेम्स टोड देता है। वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कौन बताता है? तो दशरथ शर्मा ने वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताता है। और कायम खां रासो जो कवि जान द्वारा लिखित है वो उन्हें वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताते। बिजोलिया शिलालेख जो अपने एक राजा पढ़ेंगे आगे, वासुदेव, उसका बिजोलिया शिलालेख है 551 का, वो भी इन्हें क्या बताता है? वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताता है। ठीक है, और अपने को और डीप में जाए तो और चंद्रवंशी कौन बताता है इनको? तो चंद्रवंशी आपको याद रखना है ना कि चंद्रवंशी मत किसका बताया जाता है। सूर्यवंशी आपके भृगराज चतुर्थ कहता है सूर्यवंशी है। हामिर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, हामिर रासो, ये सारे ग्रंथ है वो इनको क्या बताते हैं? आपके सूर्यवंशी बताते हैं। और अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था? तो चंद्रवर्दय ने दिया था अपनी कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो में। इसने चंद्रवर्दय ने को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण बताया था। ठीक है, रायपाल, रायपाल करके एक राजा था इनका, उसका शिवाड़ी अभिलेख था। कौन सा अभिलेख था? रायपाल का जो शिवाड़ी अभिलेख है वो इनको इंद्र के वंशज बताता है। देखो अलग अलग मत आ रहे हैं। अब इसमें एक ही क्वेश्चन बने हैं तो बन सकता है कि भाई इनको किस नाम से जाना जाता है? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख के बारे में इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बाकी इतनी बातें रखने की जरूरत नहीं। बिजोलिया अभिलेख में इतना सा याद रख लेना है कि बिजोलिया अभिलेख 1170 का है। ठीक है, इतना सा बात याद रख लेना। विरगराज चतुर्थ को दिल्ली विजय की जानकारी भी इसमें मिलती है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही नहीं है। विरगराज चतुर्थ का अभिलेख, उत्पत्ति स्थल। चलो सीधा अपन उत्पत्ति स्थल से चालू करते हैं। अभिलेख ज्यादातर पूछ ही नहीं जाता एग्जाम में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपको एक गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आपको जब ये पता चल गया कि क्या पढ़ना है, एक्चुअली में ज्यादा क्वेश्चन इससे कभी भी किसी भी एग्जाम ये मेरिट 65% 70% से ज्यादा नहीं जाती।
अपने कुछ ही नहीं करना है, अपने उन 65-70% को उठाना है और उन 65-70% को याद करने की कोशिश कर लेनी है, बस, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उस 65-70% को उठाना है और याद कर लेना है। उत्पत्ति स्थल में बात कर रहा था। चौहानों का प्रारंभिक स्थान सीकर के निकटवर्ती क्षेत्र से लेकर पुष्कर है। जो कहा जाता है कि भाई जो सीकर है अपने इधर की साइड सीकर, और सीकर से लेकर अपने यहाँ अजमेर जो पुष्कर वगैरह है, वहां पर चौहानों का स्थान था। सांबर झील जो वासुदेव चौहान ने बनाई थी, जो इनके राजा है वासुदेव चौहान, अपन आगे पढ़ेंगे, उसने ही ये झील का निर्माण किया था। ठीक है, इस प्रकार इनका सपाट लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रमुख भाग कौन सा था? चौहानों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? बहुत बार पीवाईक्यू में आप देखोगे चौहानों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, चौहान प्रमुख स्थान कौन सा था, तो ये याद रखना आप, सपाट लक्ष्य चौहानों का प्रमुख स्थान था। अब पूछ जाती है कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? तो वासुदेव चौहान ने चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी अही छत्रपुर को बनाया था, और अही छत्रपुर कहते हैं नागौर को। नागौर को अही छत्रपुर, पुराना जो नागौर का नाम है वो था अही छत्रपुर, नागौर का जो पुराना नाम है। वासुदेव ये चौहानों का संस्थापक माना जाता है। आपको इतना याद रखना है कि वासुदेव किसका संस्थापक बना है। राजशेखर की प्रबंध कोश के अनुसार इसने 551 में सपाट लक्ष्य में चौहानों की स्थापना की थी, और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसने सांबर झील का निर्माण करवाया। देखो, राजशेखर की एक पुस्तक है प्रबंध कोश। आपको क्या क्या याद रखना? 551 में चौहानों की संस्थापक किसे माना गया? तो वासुदेव चौहान को माना गया। राजशेखर की पुस्तक का क्या नाम था? तो राजशेखर की पुस्तक का नाम था प्रबंध कोश। राजशेखर की पुस्तक का क्या नाम था? तो राजशेखर की पुस्तक का नाम था प्रबंध कोश। ठीक है, और वासुदेव ने कौन सी झील का निर्माण कराया था? सांबर झील। ये ज्योग्राफी में भी आपको पूछा जाता है। अब इसके बाद जो राजा आता है वो आता है गोप प्रथम। ये एक स्वतंत्र राजा था, चौहानों का ये एक स्वतंत्र राजा था। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। जो प्रारंभ में चौहान थे वो प्रतिहारों के सामंत थे। गोप प्रथम आता है और गोप प्रथम कहेगा भाई किसी की गुलामी नहीं करेगा, भाई रहेगा स्वतंत्र, भाई किसी के लिए गुलामी गुलामी कुछ ही नहीं करता भाई, वही रहेगा स्वतंत्र। और इसके कालांतर में इसने जो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय था उसकी अविधीनता मानने से स्वीकार कर दी। नागभट्ट द्वितीय को कहा भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जो तो पहला स्वतंत्र राजा था वो कौन था? सीधा प्रश्न आता है, इससे लेके एक ही प्रश्न आएगा, पहला स्वतंत्र राजा कौन था? तो वो प्रथम था। किसके अधीनता मानने से स्वीकार अस्वीकार कर दिया? तो नागभट्ट के अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया था। अब अपन बात करते हैं चंदन राज। चंदन राज की पत्नी थी रुद्राणी। ठीक है, ये आप नाम याद रखो, आत्म प्रभावी नाम था, महान शिव भक्ति। तो पुष्कर का अपना वराह मंदिर है। ठीक है, वहां पर भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना करते थे, और भोलेनाथ को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए, भोलेनाथ को राजी करने के लिए 100 दीपक जलाया करते थे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि भोलेनाथ को राजी करने के लिए चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी कितने दीपक जलाती थी? सोनी सॉरी 1000 दीपक जलाती। वागपति राज ये 108 युद्धों का विजेता थे। वागपति राज के बारे में ये बात है कि वागपति राज 108 युद्धों के विजेता थे। ठीक है, इसके बेटे लक्ष्मण राज या लक्ष्मण सिंह, लक्षणी कहते हैं, उन्होंने नाडोल पाली में नए चौहानों की स्थापना की थी। वागपति राज का पुत्र था लक्ष्मण सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन रहा है, इंपोर्टेंट लगा लेना, याद कर लेना इसको, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने नाडोल के चौहानों की स्थापना की थी? तो लक्ष्मण सिंह, जो लक्षण सिंह भी कहते हैं, उसे लखनऊ सिंह भी कहते हैं, उसने नाडोल के चौहानों की वो की थी। विरगराज चतुर्थ, इसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया था। विरगराज द्वितीय के बारे में, चालुक्य राजा थे मूलराज प्रथम, उसको हराया था, तथा बड़ोज में अपनी कुल देवी आशापुरी माता का मंदिर बनाया। विरगराज द्वितीय ने तो नाडोल के राजा, सॉरी चालुक्य राजा थे, ठीक है, गुजरात के मूलराज प्रथम, उसको हरा दिया था विरगराज द्वितीय ने, और बड़ोच में और अपनी कुल देवी आशापुरी माता। इष्ट देवी इनकी थी जीर्ण माता, इनकी कुल देवी है जो आशापुरी माता है।
आशापुरा माता को याद रख लेना, बहुत बार आर्ट एंड कल्चर जब अपन पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा कि इनकी जो देवी है वो कौन सी, आशापुरा। गोविंद तृतीय, मुस्लिम लेखक फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के राजा मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। एक मुस्लिम जो लेखक था, जो गजनी का ही था, फरिश्ता, फरिश्ता कहता है कि भाई जो ये गोविंद तृतीय था बहुत ही खराब आदमी था, ठीक है। अब भाई वो अपनी साइड से तो कहेगा, वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि इसने जो गजनी से जो सैनिक आए थे बहुत भर भर के, ठीक है, उसको इन्होंने ऐसा मारा था, ऐसा मारा था भाई साहब, यहां से खदेड़ा था, गजनी तक पीछे किया था, ठीक है। पृथ्वीराज विजय ने इसकी उपाधि वारी घटक मिलती है, यानी शत्रु संहारक, वारी घट। गोविंद तृतीय की उपाधि ये याद रखना, वेरी घट, बहुत इंपॉर्टेंट है, शत्रु का संहार करने वाला। इसने शत्रु को नहीं छोड़ा था भाई, गजनी से जो आए थे उनको भी हरा के भेजा था, तो ये वारी घट कहलाते हैं। अजय राज के बारे में बात करेंगे। 1105 से 1133 के बीच में अजय राज का काल था, ठीक है। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना हुई थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अजमेर की स्थापना कब हुई? तो अजमेर की स्थापना होती है 1113 ईस्वी में। अजमेर की सिंपल सिंपल स्थापना होती है, वो होती है 1113 ईस्वी में, और ये अपनी राजधानी सांबर से लाता है और अजमेर में स्थापित करता है। अजमेर में एक किला भी बनाता है। इसने चांदी के सिक्के लिखाए थे, उसमें लिखा था अजय प्रिय। चांदी के सिक्के चालू किए थे, पृथ्वी को पूरी चांदी का कर लिया था। और अपनी जो रानी थी सोमल देवी, सोमल देवी का नाम लिखवाया था, कहा था भाई महिलाओं को भी बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। तो इसने गर्जन मातंगों को हराया था, गर्जन मातंग थे उनको हराया था इसने। इसने दिगंबर व श्वेतांबर विद्वानों के मध्य साथ की अध्यक्षता की थी। वो जैन धर्म को, भाई अपने जो हिंदू राजाए थे सारी धर्मों का सम्मान करते थे, तो ये भी वैसा ही था, ये भी सारे धर्मों का सम्मान करता था। तो इसने क्या किया था, जो अपने जैन विद्वान थे उनको बुलाया था और कहा था, इसने पार्श्वनाथ मंदिर को स्वर्ण कलश भेंट किया था। पार्श्वनाथ शिव मंदिर है, उसमें स्वर्ण कलश भेंट किया था। अपने अंतिम समय में अपने बेटे अर्णोराज का शासन सौंपकर पुष्करायण चला गया था, पुष्कर चला गया था, अर्णोराज को शासन सौंप दिया था 1135 में। 1135 ये याद रखना। इसने तुर्कों को हराया था, और कहते हैं कि इसने तुर्कों को इस प्रकार हराया था कि पूरे जो अभी आना सागर झील है पूरे खून से लथपथ हो गई थी, ठीक है। खून से लथपथ होने के बाद खून को साफ करने के लिए चंद्रा नदी का इसने पानी रोका था, और चंद्रा नदी का पानी रोककर इसने चंद्रा नदी का पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण कराया था। 1137 में करवाया था, 2 साल आना सागर झील का कार्य चला था, और 1135 में इसने तुर्कों को हरा दिया था। पुष्कर में जो वराह मंदिर है, देखो आर्ट एंड कल्चर में बहुत बार ही पूछा जाता है कि राजस्थान में वराह मंदिर कहाँ पर है। जो पुष्कर का वराह मंदिर है, पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। अर्णोराज ने पुष्कर का जो वराह मंदिर है उसका निर्माण कौन करवाता है? तो अर्णोराज का। इसने मालवा के राजा नरवर्मन को हराया था। सीधी स्पष्ट बात है भाई, जो मालवा का राजा था नरवर्मन, उसको हराने वाला व्यक्ति यही था। मालवा के राजा नरवर्मन को इसने हरा दिया। इसने गुजरात के चालुक्य सिद्धराज जय सिंह को हराया तथा इसकी बेटी कंचना देवी से विवाह कर लिया। जो गुजरात का राजा सिद्धराज था, सिद्धराज को हराया और कंचना देवी थी उसे विवाह करती। देखो 7 से 12 चौहानों का स्वर्ण काल था। चौहानों का ही नहीं, राजस्थान के रोज राजपूत राजा थे उनका स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। ये गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल से हार गया था। अब भाई पूरे युद्ध तो जीतता नहीं है। ये कुमारपाल है ना, जो ये सिद्धराज जयसिंह है उसका रिलेटिव था। इसने अपनी बेटी जालन देवी का विवाह कुमारपाल से करना पड़ा था। इस समय कुमारपाल अजमेर जीतने के बाद चित्तौड़ गया था। कुमारपाल यहाँ से सीधा जाता है चित्तौड़, यहाँ से अजमेर जीतता है और यहाँ से सीधा चित्तौड़ जाता है, चित्तौड़ पर हमला करता है कुमारपाल। अर्णोराज के दरबार में देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान थे। इंपॉर्टेंट बात हो गई, बहुत बार पूछा जाता है किसके दरबार में देवबोध और धर्मघोष नामक विद्वान थे। तो अर्णोराज के दरबार में देवबोध व धर्मघोष नाम के 2 विद्वान थे। इसने खरपत गच्छ संप्रदाय के जैन भूमि को अनुदान दिया था। इसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी।
चौहानों का पितृहंता जगदेव माना जाता है कि चौहानों का पितृहंता कहा जाता है जगदेव को, इसने अपने पिता के मार डाला था। विरगराज चतुर्थ। अब अपन बात करते हैं विरगराज चतुर्थ के बारे में। बहुत महान राजा। एक्चुअली में मेरे को कभी ऐसा मौका मिले कि मूवी बनाने का, और कभी मैं ऐसे राइटर हूँ, ऐसा राइटर वाइटर बनने के अपने ऐसे ख्याल बहुत बड़े हैं बचपन से, वैसा कभी मौका नहीं मिला टैलेंट दिखाने का। ठीक है, यदि मेरे को मिले तो मैं एक मूवी बनाना चाहूंगा विरगराज चतुर्थ के बारे में। क्या रोमांटिक कहानियां रही होगी उसकी, क्या सिनेमैटिक रुख रहा होगा, कैसा राजा रहा होगा जिसने दिल्ली पर ऐसे आक्रमण करके जीत लिया था, क्या मैनोपली रही होगी चौहान साम्राज्य की। अपने ने देखा है चोल साम्राज्य पर साउथ में मूवीज बन रही है, पृथ्वीराज चौहान पर मूवीज नहीं बननी चाहिए थी, पार्ट्स में मूवी आनी चाहिए थी। विरगराज चतुर्थ पर मूवी बननी चाहिए थी, विरगराज चतुर्थ में मूवी बननी चाहिए थी साउथ के स्टाइल, राजा मौली टाइप मूवी बननी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान मूवी में तो भाई साहब अक्षय कुमार ने क्या कबाड़ा किया भाई, फुली हालत खराब है। ठीक है, तो विरगराज चतुर्थ के बारे में ऐसे नहीं आप जानते हो, एग्जाम पास करने के लिए इसके बारे में जानना ही एक बहुत बड़ी बात है। 1153 से 63 ईस्वी के बीच की इसका काल रहा था, मात्र 10 साल इसने राज किया था, और 10 सालों में इसने उथल पुथल मचा दी थी भारत में। ठीक है, जगदेव अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर शासक बना, परंतु इसे उसका छोटा भाई विरगराज चतुर्थ शासक बन गया। देखो भाई, जगदेव पहले तो राजा बनता है, अर्णोराज को मारकर वार कर कुछ भी, उसको राजा बनना था, और इसने अर्णोराज को मार दिया था। ठीक है, फिर क्या सीन होता है, जो ये अर्णोराज, ये विरगराज चतुर्थ होता है, वो कहता है मेरे पिता को मारने वाला राजा कभी नहीं बन सकता। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार शासन काल में अजमेर सपाटलक के चौहानों का स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल होना ही, प्रश्न भी पूछा जाता है किसके शासन काल में स्वर्ण काल माना जाता है चौहानों का, ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, आरपीसी ऐसे ही पूछती है प्रश्न, तो सीधा सीधा आप मान लोगे विरगराज चतुर्थ के समय चौहानों का स्वर्ण काल। दिल्ली के तोमर को हराया था इन्होंने, जो दिल्ली के तोमर थे उसको हराया था। ये जानकारी बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती। दिल्ली में पहले तोमरों का शासनकाल था, और तोमरों का शासनकाल इसने समाप्त कर दिया था। गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को हराया तथा इसके अधीनस्थ क्षेत्रों में जैसे जालोर, पाली, नाडोल, चित्तौड़ आदि पर अधिकार कर लिया। आप याद करो, कुमारपाल ने अर्णोराज को हराया था, पिता का बदला वापस लेता है बेटा। ठीक है, वो बदला, इंतकाम, इंतकाम इसने लिया, और इंतकाम ऐसा लिया कि भाई सीधा का सीधा सारे राज्य छीन लिए, कुमारपाल को ऐसा भगाया है। कुमारपाल गुजरात तक नहीं रुका है, एक्चुअली में कैसी पैर पड़ा है कुमारपाल भाई, बोली गाय हूं तेरी, छोड़ दे भाई। तो कैसे करके फिर कुमारपाल का इतने रिक्वेस्ट करने के बाद विरगराज चतुर्थ ने उसको छोड़ दिया। इसने दिल्ली के शिवालिक स्तंभ लगवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो शिवालिक स्तंभ है दिल्ली में, अभी भी शिवालिक स्तंभ, इसका निर्माण विरगराज चतुर्थ ने लगाया। वास्तव में ये अभिलेख अशोक के टोपरा हरियाणा स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण किया गया था, जिसे कालांतर में फिरोज तुगलक ने, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस अपने को इतनी याद रखनी है कि शिवालिक अभिलेख कितने लिखाया था। तो ये बिसलपुर टोक नगर की स्थापना की थी, यहाँ पर तालाब तथा शिव मंदिर गोकर्णेश्वर का निर्माण करवाया था। बिसलपुर बांध का निर्माण कराया था, और बिसलपुर जो टोक में नगर है वो इसी ने बसाया था, इसका नाम ही बिसल देव था। ठीक है, इसने एक नाटक लिखा था, हरकली नाटक। हरकली नाटक किसने लिखा था? हरकली नाटक इसने लिखा था, जो 12वीं और कीर्ता अर्जुनियम नाटक पर आधारित है। इतना अच्छा नाटक है ये। ठीक है, यदि इस पर कोई वेब सीरीज बनाई जाए तो बहुत तगड़ी वेब सीरीज बने, बहुत बढ़िया ये नाटक है। ठीक है, हरकली नाटक किसने लिखा था? हरकली पर्सन बस अपने मेन बात इतनी सी है, हरकली नाटक कौन लिखता है? तो हरकली नाटक लिखते हैं विरगराज चतुर्थ द्वारा लिखा गया था। अजमेर में कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाता है। अजमेर में ये आपकी सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी, उसका निर्माण कराता है, और प्रारंभ में उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसको तोड़ दिया जाता है। यहां पर अबू बकर 2.5 दिन का चोपड़ा बनाता है। ठीक है, जो ये सरस्वती पाठशाला थी कंठाभरण नाम का। ठीक है, इसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विरगराज नामक पुस्तक लिखी।
इंपॉर्टेंट है। ललित विरगराज पुस्तक किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी ललित विरगराज। इसमें देसल देवी इंद्रपुर की एक राजकुमारी है। विरगराज तथा इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी की प्रेम कहानी है। बढ़िया कहानी है इसमें। जब हमारे सर पढ़ाया करते थे तो सुनाया करते थे कि ये कहानियां। आज तो अपने को फास्ट फास्ट रिवीजन करना, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, बहुत से एग्जाम आने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के। ठीक है, आपने यदि ये तैयारी करना चालू किया है या आप तैयारी करना चालू करने वाले हो, तो आपको जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि कहानियां सुनने में टाइम वेस्ट करना है। जितना जल्दी कोर्स हो जाता है ना, उतना बेनिफिट होता है। कहानियां सुन सुन के कोर्स करते हैं तो आगे आगे पढ़ते हैं, पीछे पीछे भूलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बार बार रिवीजन करो, नोट्स पढ़ाओ। आपको नोट्स चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, उन पीडीएफ के नोट्स से आप पढ़ लो। एक बार मेरे से सुन लो ये चीजें और बाद में पढ़ लो बस। एक बार सुनी हुई होती है तो ब्रेन में वो सेल्स बिल्ड हो जाते हैं, और वो सेल्स बिल्ड होने के बाद आप कहानियों को बार बार रिवाइज करो। कहानियां मतलब ये, खुद का एंजॉयमेंट करो ही मत। फटाफट ऐसे पीवाईक्यू होने चाहिए फटाफट। हाथों हाथ टॉपिक पढ़ो, ये क्लास देखी, हाथों हाथ पीवाईक्यू निकालो, करो, लिखो इनको। नोट्स एक आदमी को पेन और कॉपी साथ में रखो, पेन और कॉपी लो और बार बार लिखने का प्रयास करो। जितना ज्यादा बार लिखोगे उतना ज्यादा बार आपको सीखने को मिलेगा। चीजों को लिख लिख के याद करने की कोशिश करो। 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ने का ट्राई करो। ऐसा कर लो कि इतिहास का कोर्स मेरे को 1 महीने में 6 से 7 बार पूरा करना है। हिस्ट्री मेरे को 6 से 7 बार पूरी कर देनी है। 6 से 7 बार यदि आपने एक टॉपिक को पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ने के बाद आप नहीं भूलते हो। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो 30 मिनट के होते हैं, 35 मिनट के होते हैं, 1 घंटे की हो जाएगी। 1 घंटे में पूरा समझाया हुआ है यार। 1 घंटे की वीडियो देखो आप फटाफट। वीडियो 2x की स्पीड से देख लो। 2x की स्पीड से देखकर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतने परफेक्ट होते जाओ। रिवीजन इज की टू सक्सेस। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार तगड़ा होगा। सर रिवीजन करें कैसे? बोरिंग चीज लगती है। आसान होता तो हर कोई कर लेता। इंजॉयबल बनाओ चीजों को, अपने हिसाब से बनाओ। ना आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को पढ़ाओ। आप मेरे को क्या पढ़ोगे? आप अपने दोस्त को समझाओ, एक ही चीज को समझाना चालू कर दो। जब आप पढ़ते हो तो थोड़ा याद आता है, जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हो तो बहुत ज्यादा याद आता है। एक्सप्लेन करना चालू कर दो। चलो, वृकराज चतुर गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजय का वर्णन। देखो, सोमदेव द्वारा ललित ललित विग्रहराज के रचयिता है सोमदेव। सोमदेव कहते हैं कि इसने खुसरो शाह को पराजित किया है, और इसमें एक प्रेम कहानी का वर्णन है देसल देवी के साथ। संस्कृत पाठशाला में हरकली तथा ललित विग्रहराज की प्रतियां दीवार पर उत्कीर्णित थी। आज भी 2.5 दिन के झोपड़े में जाओगे आप तो ये आपको देखना मिलेगा। कुतुबुद्दीन कैपुर ने ये पाठशाला तोड़ दी थी, और यहाँ पर पंजाब शाह, पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का कोर्स लगता है। धर्मघोष सूरी का कहना है वृगराज चतुर ने एकादशी के दिन पशु पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या हुआ था कि पशु शिकार उस समय चलन में था, और पशु शिकार पर जो धर्मघोष सूरी कहते हैं कि भाई साहब, वृगराज चतुर्थ ने पशु शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। उपाधियां इसकी इंपॉर्टेंट है, उपाधि आपको याद रखनी है। बिसल देव इसकी उपाधि है, बिसल देव। बिसल देव कहा जाता है, कवि बांधव कहा जाता है, इसे कवि बांधव भी कहा जाता है, विसल देव भी कहा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है किलहॉर्न ने इसकी विद्वता, यानी ये इतना अधिक विद्वान था कि प्रशंसा करते हुए हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और बहुभूपति होड़ कर सकता था। कालिदास और बहुभूपति, कालिदास एक बहुत बड़ा काव्यकार था, और इसीलिए इसे कवि बंधु वो बिसल देव। अब देखो विरगराज को, साहित्य में ये टॉप है, ये लेखन में टॉप है, ये इतिहास में टॉप है। ठीक, इतिहास लिखा है इसने खुद का एक, इसने कई युद्ध लड़े हैं जिसमें इसने विजय प्राप्त किया है। ठीक है, अपारगन गण्य, अपारगन्य का ये वृगराज चतुर्थ का पुत्र था, परंतु जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने इसे पदस्थ कर दिया था। अपारगन्य ने, ये इतना अच्छा कुछ था ही नहीं। अपारगन्य बहुत ज्यादा कुछ इतना
इसको नॉलेज भी नहीं था राज करने का, ये अपने मस्त रहता था। ठीक है, तो जगदेव का पुत्र था पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय ने कहा कि भाई मैं ही हूं। ठीक है, 1667 में पृथ्वीराज द्वितीय हासी शिलालेख में चौहानों को शुद्ध चंद्रवंश बताया। ये अपने पढ़ चुके हैं पहले चौहानों की उत्पत्ति में। चौहानों को चंद्रवंशी बताता है कौन सा? हासी शिला अभिलेख। किसका है हासी से अभिलेख? पृथ्वीराज द्वितीय का। गुहिल किल्हण की नियुक्ति की थी तो हासी में एक महल बनाया था। ये बाकी बातें इतनी। इसने मेनाल भीलवाड़ा में सुहेश्वर शिव मंदिर बनाया था। ये आर्ट एंड कल्चर में आता है। सुहेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है? तो मेनाल भीलवाड़ा में। किसने बनाया था? पृथ्वीराज द्वितीय ने। पृथ्वीराज द्वितीय याद रहे चाहे ना रहे, ये आपको याद रखना है। सुहेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है? मेनाल भीलवाड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद राजा बनता है सोमेश्वर। सोमेश्वर आपके पृथ्वीराज के पिता थे। ठीक है, ये अर्णोराज के चालुक्य रानी कंचन देवी की पुत्र थे। कांचन देवी जिसका विवाह हुआ था, आपको पता है, चालुक्य को हराकर कांचन देवी से विवाह कर लिया था। ठीक है, आपके सिद्धराज सिंह को हराया था। आप यदि पुराना रिकॉल कर पा रहे हैं तो रिकॉल एक ऐसी ताकत है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप किताब बंद करो और पूरा याद करने की कोशिश करो। याद नहीं होगा, जहां पर वापस देखो, वापस रिकॉल करो, पीछे से रिकॉल करो। ये है। जैसे अपने पृथ्वीराज द्वितीय पढ़ा था, सुहेश्वर शिव मंदिर बनाया था, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अपारगण्य को अपरास्त कर दिया। विरगराज चतुर ने हरकली नाटक लिखा था, उसने संस्कृत कंठाभरण पाठशाला बनाई थी। ललित विरगराज सोमदेव द्वारा रचित है। इस तरह के पीछे की ओर याद करना ट्राई करो। महात्मा बुद्ध कहा करते थे, यदि अपन आगे से पढ़ते हैं तो थोड़ा याद है, यदि अपन रिवाइज पीछे से करते हैं बहुत ज्यादा याद होता है। एक बार आपने पीछे से रिवाइज कर लिया, फिर आप एक महीने बाद वापस उसको पीछे से रिवाइज कर लिया, वापस एक महीने बाद हर महीने आपने एक बार ये टॉपिक पढ़ना है। बस आप 12 महीने में 12 बार यदि ये टॉपिक रिवीजन कर लेते हो तो 12 महीने बाद आप बहुत तगड़े हो जाओगे। ठीक है, आप यदि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये जो राजस्थान का जीके पूरा पढ़ लेते हो, हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज तैयार कर लेते हो, साइंस थोड़ी बहुत तैयार कर लेते हो, मैथ तैयार कर लेते हो थोड़ी बहुत, तो आपको जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप सिलेबस उठाओगे, सिलेबस पढ़ोगे और कहोगे ये सिलेबस पढ़ के मेरा नंबर आ जाएगा, तो भाई आजकल राजस्थान बोर्ड बहुत होशियार हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस देता है। आपने 4th ग्रेड जैसे एग्जाम में देखा होगा, बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस होता है। ठीक है, कोई ऐसा है ही नहीं कि छोटा मोटा सिलेबस दे दिया, छोटा मोटा सिलेबस देकर काम खत्म कर दिया। आज आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े सिलेबस अपने देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसने कुमारपाल के शत्रु कोकण नरेश मल्लिकार्जुन से युद्ध में हत्या कर दी। ये कुमारपाल ने इसकी सहायता की थी, देखो, सोमेश्वर के राजा बनने में। बिजोली अभिलेख के अनुसार इसने मंदिर का रेवाड़ नामक ग्राम दान दिया था। ठीक है, इसने अजमेर में, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसने 5 मंदिर बनवाए थे जिन्हें 5 कल्प वृक्ष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर की एक उपाधि भी आप याद रखना, प्रताप लंकेश्वर। सोमेश्वर की एक उपाधि थी प्रताप लंकेश्वर, और इसने अपने पिता अर्णोराज तथा स्वयं की मूर्तियां लगवाई थी। वहां पर 5 मंदिर बनाए थे और अर्णोराज और स्वयं की मूर्तियां बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भविष्य में इसे तोड़ दिया था। ठीक है, अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट राजा आता है पृथ्वीराज तृतीय। 1177 से 92 में ये इसने राज किया था। विरगराज चतुर्थ के बाद एक प्रतापी राजा की बात करूं तो यही था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1177 से 92 तक राज किया था। पिता इसके सोमेश्वर थे, माता कपूरी देवी थी। ठीक है, इतना याद रखना, पिता सोमेश्वर, माता कपूरी देवी। ये कितनी वर्ष की उम्र में राजा बना था? तो 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। इसकी सरिक शिक्षा एक कपूरी देवी। इसके प्रमुख मूर्ति भुवनमल थे, स्कंदवान थे। इसके मंत्री अपन बात करें तो केमास थे। केमास के बारे में एक पूछा जाता है कि नागौर का किला किसने बनाया था? तो नागौर के किला बनाने वाला केमास है। और इसका प्रमुख वर्ती था केदम या केनास, इसे कहा जाता है। स्कंद था, वामन था, सोर था और बोनमल था। यदि आपने पृथ्वीराज मूवी देखी है तो आप संजय दत्त का जो कैरेक्टर था वो केमास ही था। 1 वर्ष बाद पृथ्वीराज ने शासन प्रबंध संभाला था।
अब देखोगे आप, अपने चचेरे भाई अपारंग तथा नागार्जुन के विद्रोह को दबाया था। अपारगण्य और नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया था गुड़गांव में, ठीक है। देवबंद नागार्जुन को सेनापति था। देवबंद था जो नाग भंडार जनजाति थी। 1122 में क्या होता है कि भंडार जनजाति वाले थे। पृथ्वीराज चौहान एक सिंपल राजा नहीं कह सकते कि महाराणा प्रताप द्वारा जनता प्रिय थे। वो जनता प्रिय बिल्कुल ही नहीं था। इतना जनता को पसंद आने वाला राजा नहीं था जितना महाराणा प्रताप या बाकी राजा, ठीक है। अपनी खुद की जनता के लिए काम करता था, बाहर की जनता के लिए नहीं करता। तो एक जनजाति थी भंडार जनजाति, उसने 1182 में विद्रोह कर दिया। इसकी पूरी जानकारी जनपति सूरी के लेखन में मिलती है, ठीक है। अब मोहबा का युद्ध, तमुल युद्ध भी कहते हैं, मोहबा या पोहबा का युद्ध 1182 में होता है, जो तमिल युद्ध होता है। परमारी देव चंदेल, जो चंदेल आप देखते हो, ठीक है, उसके बारे ये युद्ध हुआ था, महोबा का युद्ध। महोबा का राजा था परमारी देव चंदेल, जिसके साथ पृथ्वीराज युद्ध करता है। परमारी देव चंदेल ने पृथ्वीराज को घायल कर सैनिकों की हत्या करवा दी थी। पृथ्वीराज जीत गया था तथा इसने पुंजराय कच्छावा था उसको संस्थापक बनाया। बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज ने संस्थापक किसे बनाया, तो पुंजराय को संस्थापक बनाया था। पृथ्वीराज ने किसको संस्थापक बनाया था, तो पुंजराय को संस्थापक बनाया था। परमारी दाव चंदेल के बहादुर सेनापति आला और उदल युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जो भरतपुर का बयाना दुर्ग है उसमें आला और उदल की प्रतिमाएं लगी हुई है। परमारी देव चंदेल के दो अच्छे सेनापति थे, आला और उदल। परमारी देव खुद भरोसा नहीं करता था आला और उदल पर। क्या सीन हुआ था, आला और उदल लड़ाई करने के लिए गए थे, ठीक है। जब वो लड़ाई करने के लिए जा रहे थे तो किसी ने ना, पृथ्वीराज चौहान बहुत दिमाग लगाता था, तो पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे खबर फैलाती कि भाई आला और उदल अच्छे आदमी नहीं है। तो आला उदल आधी सेना दी गई थी, परमारी देव चंदेल आधी सेना दी थी आला उदल, इसकी वजह से ये हुआ। नागौर का युद्ध 1184 में नागौर का युद्ध होता है भीम सिंह द्वितीय, जो चालुक्य राजा था, भीम सिंह द्वितीय के लिए इच्छनी देवी से विवाह करना चाहते थे, और दोनों को राजकुमारी है इच्छनी देवी, आपके पृथ्वीराज चौहान को पसंद करते थे तो इच्छनी देवी से विवाह कर दिया था। दोनों राज्यों की सीमाएं नाडोल से मिलती थी तथा दोनों राज्य साम्राज्य विस्तार करना चाहते। जगदेव पृथ्वीराज इनके बीच संधि करवा दी थी। देखो क्या सीन था, देखो ज्यादातर कहानियों को याद रखने के लिए फोक थ्योरी ऐसी है, जो लोक कहानियां है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए ये कैरेक्टर डाले जाते हैं कि रानियों के लिए लड़ लिए थे, उसके लिए लड़ लिए थे। एक्चुअली में साम्राज्य विस्तार, रानियों की कुछ कमी नहीं होती थी एक्चुअली में। देखो 200 रानियां, 300 रानियां, प्रेम व्रेम ये सब झूठी बातें थी। मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, बस ये बातें थी। तो ये सीन जितने भी हैं साम्राज्य विस्तार के लिए होते। आप ये भी कभी आरएस वारएस का दो तो यही लिखना है आपको, साम्राज्य विस्तार। अच्छा, चौहान ये गढ़वाल विवाद। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो कन्नौज का राजा था, तो अपने मूवी में भी देखा होगा, जयचंद जिसकी पत्नी है, और आपने सुना ही होगा पृथ्वीराज चौहान जाता है और गांधारी विवाह करता है पृथ्वीराज चौहान, तो किसकी बेटी थी, तो जयचंद कन्नौज, ठीक है, कन्नौज का राजकुमार था। चौहान और गढ़वाल विवाद होता ही। दिल्ली के उत्तराधिकारी के लिए थे, साम्राज्य विस्तार की नीति थी। जयचंद द्वारा चंदेलों को दी गई सहायता थी, एक सहयोगिता थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान विवाह करना चाहते थे, अपहरण करके विवाह कर लिया था पृथ्वीराज, ये माना जाता है। अब तराइन का प्रथम युद्ध इंपोर्टेंट है, आप ये इंपोर्टेंट मान सकते हो। जो तराइन का पहला युद्ध था वो हुआ था 1191 ईस्वी में। आपको ये बात याद रखनी है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, पृथ्वीराज वर्सेस कोरिया जो गजनी है उसके लिए हुआ था। कारण गोरी ने कबर हिंद यानी बटिंडा पर अधिकार कर लिया था और काजी जियाउद्दीन को प्रशासक बना दिया था। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दिल्ली के गोविंदराज तोमर को घायल हो गया था और काजी जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज हार जाता है। उसमें क्या, तराइन के पहले युद्ध में पीछा नहीं करना, छोड़ देता है, उल्टा उसको पीछा करना था गजनी तक और जाना था, ठीक है, वो पीछा नहीं करता। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज के हार के कारण, देखो हार के कारण अपने एमसीक्यू टाइप आते हैं, तो हार के कारण इतना है नहीं, कुछ हार के कारण अपने बताए। अब देखो पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धि में पूछी जाती है। पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक कला संस्कृति की स्थापना मंत्री इनका पद नाम था।
पृथ्वीराज चौहान का मंत्री कौन था? पद्मनाभ पृथ्वीराज चौहान का मंत्री था। दिल्ली में पिथौरागढ़ का इसने निर्माण किया तो थॉमस हास्को से लालगढ़ को छीन लिया था, लालगढ़ का नाम पिथौरागढ़ कर दिया था। दरबारी उद्यान चंद्रवर्ती तो था ही, जयनायक था, वागीश्वर जनार्दन था, विश्वरूप था, विद्यापति गौड़ था, आसादर था, पृथ्वीराज रासो लिखी थी और जयनायक ने पृथ्वीराज विजय लिखी। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर राय पिथौरा और दल पुंगल सैनिकों को मारने वाला था, इसलिए दल पुंगल और राय पिथौरा इसे कहा जाता है। इसी के साथ अपने जो चौहान वंश है उसका एक टॉपिक अपने खत्म होता है। जो अजमेर के चौहान है वो खत्म होते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ओटा गजन। तो ये अपन कोटा के चौहान अगले वीडियो में देखेंगे। ये चौहानों को पढ़ने का बहुत बढ़िया स्कीम था, एक बढ़िया रणनीति के सामने हमने चौहानों पर रिसर्च किया है। ठीक है, आपको यदि पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करना है।